नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। मिशन 2022 में जुटी बीजेपी का अब चलाएगी बूथ विजय अभियान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अभियान की शुरुआत। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अभियान के बारे में जानकारी दी है। तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने अभियान के बारे में जानकारी दी है और अब बीजेपी का मिशन 2022 जो है वो क्लियर हो चुका है और इसी को लेकर लगातार तमाम मंथन, तमाम रणनीतिकार जो हैं वो लगे हुए हैं। तमाम बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जब है वो संगठनात्मक दृष्टि से जो चुनाव की एक मशीनरी होती है उसको तैयार हमेशा करती रहती है और उसी दिशा में ये सब कार्यक्रम जो अभी आ रहे हैं, 22 में चुनाव है, इसमें सभी जानते हैं। उसकी दृष्टि से ये बूथ विजय अभियान है जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका शुभारंभ कर रहे हैं। उसी प्रकार से अन्य जो अभी यात्रा निकल रही है या अन्य चीज़ें हैं वो इस दिशा में करते रहते हैं और ये हमारा एक लगातार का एक अभियान है और आने वाले समय में आप और चीज़ भी देखेंगे और बैठकें भी देखेंगे, क्योंकि हमारी जो इलेक्शन मशीनरी है संगठनात्मक वो हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में महिला अपराध को लेकर भी विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा काटा। सरकार पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर पलटवार किया। योगी ने सदन में तालिबान का जिक्र किया। बोले ये लोग महिला कल्याण की बात करते हैं और तालिबान का समर्थन करते हैं। इनके बीच एक बड़े माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए यह होड़ लगी थी। अब समय बदल गया है, अब उनका समर्थन करने वाले भी उन्हीं के साथ जाएंगे। योगी ने कहा माफियाओं ने जो जमीन कब्जा करके अपने महल बनाया था उसे तोड़ने का काम अब सरकार कर रही है और वहीं पर अब गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हंगामेदार रहा विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, जो यहां अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा काटा। महंगाई और बेरोजगारी पर भी सरकार का जमकर घेराव किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मूल मंत्र के साथ देश की राजनीति को आगे बढ़ाया है और मैं कह सकता हूं उन्हीं के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि आज लगातार चाहे विकास की योजनाएं हों, चाहे अन्य क्षेत्र हों, सबकी सहभागिता है, सबको सम्मान मिल रहा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक तमाम योजनाएं पहुँचे, तमाम विकास पहुँचे, उसे पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जनता से और सदन में जवाब देने से घबरा रही है क्योंकि जवाब नहीं है और विपक्ष ने और समाजवादी पार्टी ने खास तौर से तैयारी करके एक एक मिनट का उपयोग किया है इस समय का और एक भी जवाब नहीं दे पा रहे ठीक से और सदन बंद करने जा रहे हैं। और बताइए 3 दिन मात्र सदन चलाएंगे और ये 24 करोड़ की पॉपुलेशन है जिसकी जन समस्याएं हैं, ये सरकार घिर चुकी है। सरकार जवाब देने से भाग रही है और समाजवादी पार्टी की मांग है कि सदन लंबा चला जाए और सारे मुद्दे आए जनता के। कहाँ मुद्दे आ पा रहे हैं? हम लोगों ने अब महंगाई बेतासा है। योगी सरकार ने ओलंपिक के पदक वीरों को सम्मान दिया। पदक विजेताओं को धनराशि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए की धनराशि सम्मान स्वरूप दी जाएगी। रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कांस्य पदक जीतने वाले पुरुष हॉकी टीम के सभी सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम के सदस्यों को 50-50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। ओलंपिक में शामिल प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप अलग से धनराशि भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रदेश के 75 खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम में जश्न का माहौल देखने को मिला। तालियों से पूरा स्टेडियम गूंजते हुए दिखाई दिया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखें किस तरीके से जश्न में जो लोग हैं वो डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पदक वीरों के साथ सीएम, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और वही तीसरी तस्वीर खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, उन्हें चेक भी सौंपा गया।
बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के चौथे दिन केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का मोहनलालगंज लोकसभा की जनता ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सपा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोला, जिसको लेकर हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। सांसद और भारत सरकार में जो है केंद्रीय मंत्री बनाए गए कौशल किशोर जी अपने जो है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमारे साथ आज कौशल किशोर जी है जो कि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए गए। आइए पूछते हैं कि जो जन आशीर्वाद यात्रा जो चलाई जा रही है, इससे 2022 में किस तरह के क्या लाभ मिलेगा? कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में माननीय मोदी जी की हो, चाहे प्रदेश में योगी जी की, किसानों को 6,000 रुपये साल में देती है सम्मान निधि। इसके अलावा 14 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हा दिया, 1 करोड़ को फिर देने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ जनता को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, और फिर जो शेष रह गए उनके भी गोल्डन कार्ड बनाने हमारी सरकार जा रही है। इसके अलावा शौचालय, और अभी 15 अगस्त 2022 तक 1 साल के अंदर जिनको आवास नहीं मिले वो सारे लोगों को आवास मिल जाएंगे, जिनके भी कच्चे घर हैं या झोपड़पट्टी में रहते हैं। विद्युत बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया, 24 घंटे यहाँ बिजली दे रही है। पूरे प्रदेश में गाँव में 18 घंटे भी बिजली दे रही है, शहर में भी 24 घंटे बिजली देने का काम कर रही है। अभी जो है योगी जी जो है प्रत्येक गांव पंचायत में सुलभ शौचालय बनाए, 3,000 रुपये मेंटेनेंस के लिए, 6,000 रुपये का एक अटेंडेंट रखा है कि ताकि साफ़ सुथरे गांव रहें स्वच्छता मिशन के तहत। इसके अलावा जो है योगी जी ने लड़कियों की शादी के लिए गरीब लड़की के लिए 20,000 घर में करेंगे, और अगर सामूहिक करेंगे तो 51,000। मजदूरों की लड़की शादी के लिए 75,000 रुपये देते हैं। लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार केवल एक विधानसभा क्षेत्र में 10 लोगों को देती थी और 10,000 रुपये देती थी। हमारे साथ जो केंद्रीय मंत्री संपर्क यात्रा है, उसमें कहीं न कहीं 2022 में कहीं न कहीं बीजेपी सरकार को 2022 में जो है अच्छी से अच्छी जो है बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, और 300 सीटों से अधिक जीत के लिए दावा कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए प्रताप सिंह, लखनऊ। आगरा किले की दीवारें एलईडी की रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाती हुई अब नजर आएंगी। आगरा विकास प्राधिकरण 1 करोड़ रुपए की लागत से आगरा किले की बाहरी दीवारों को रोशन करने के लिए फसाद लाइटें लगाने जा रहा है। 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैले आगरा की दीवारें पर एलईडी लाइटिंग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है। रात में जब आगरा किले की दीवारें फसाद रोशनी से जगमगाएगी तो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र ये बना रहेगा। आगरा किला अब रोशनी में नहाने को तैयार है, क्योंकि आगरा प्रकाश प्राधिकरण ने फैसला किया है कि आगरा किले के वॉल पर लाइटिंग की जाएगी ताकि वो और खूबसूरत लग सके और पर्यटकों को लुभा सके। लंबे समय चले लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं पर्यटक जो जगह थे उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। अब पर्यटकों को लुभाने के लिए नए नए प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। तो आगरा किले को अब रोशनी से नहला दिया जाएगा ताकि पर्यटक यहाँ पहुंचे और उसका लुत्फ उठाएं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। बहराइच जिला अस्पतालों में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। बहराइच जिले में तैनात एक्सरे टेक्नीशियन राकेश सिंह और डॉक्टर ओपी सिंह ने मिलकर कई फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर और तमाम निर्देशों को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। एक आरटीआई के बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आरटीआई से मिली सूचना के आधार पर पता चला कि 300 से अधिक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर पुलिस थाने और कोर्ट को भेज दी गई और असली मेडिकल रिपोर्ट को भेजा ही नहीं गया। जेल से छूटने के बाद सुंदरलाल ने आरटीआई लगाया, तब उन्हें पता लगा कि उनके साथ कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। सुंदरलाल को 2007 में जेल जाना पड़ा था। तो फर्जीवाड़ा जो है ये देखने को मिला है। जिला अस्पताल में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जब जेल से बाहर आए तो उन्हें मालूम पड़ा कि आखिर इतना बड़ा धोखा हुआ है, जिसको लेकर अब मुकदमे भी दर्ज कराए जा रहे हैं।
बड़ा सवाल है कि आखिर राकेश सिंह पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं। देवरिया में भालुवनी गांव का रहने वाला 27 वर्ष का नीतीश अफगानिस्तान में फंसा है। वहां के हालात तो ठीक नहीं है, फिर भी नीतीश का यह कहना है, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वहां मैं अभी सुरक्षित हूं। एयरपोर्ट के हालात ठीक होने पर मैं अभी अपने वतन वापस लौट आऊंगा। बता दें कि 13 जुलाई 2021 को दूसरी बार नीतीश खान स्टील कंपनी में काम करने गया हुआ था। उसे नहीं मालूम था कि वहां के हालात इतने खराब हो जाएंगे। अपने घर में 5 भाई बहनों में नीतीश दूसरे नंबर का है। इनके पिता आटा चक्की चलाते थे, मगर बीमारी के चलते उनका काम बंद हो गया। ऐसे में परिवार की सारी जिम्मेदारी नीतीश के ऊपर आ गई थी। वाराणसी के जीआरपी पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में भारी सफलता हासिल की है। बीते 14 अप्रैल को नई दिल्ली से वाराणसी आ रही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में चौखंडी रेलवे स्टेशन के पास से महिला यात्री से लूटे हुए मोबाइल, सोने की चेन और रुपए को वाराणसी के जीआरपी पुलिस ने बरामद करने और अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से चौखंडी रेलवे स्टेशन पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद आज जीआरपी कार्रवाई कर बहुत जल्दी अभियुक्त को लूटने हुए माल के साथ लूटे हुए मोबाइल, कीमती जेवर और नगद रुपए को बरामद करने में जीआरपी पुलिस ने सफलता हासिल की और गिरफ्तार अभियुक्त राजू अली पुत्र अनवर निवासी अंबेडकर नगर थाना सूर्यावा भदोही का बताया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूर्व भी विभिन्न जनपदों में आपराधिक इतिहास है। विभिन्न मुकदमों में अभियुक्त जेल से जा चुका है। प्रदेश में मौसम के बदलाव के बाद बच्चों में बीमार होने के मामले लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से शहरों में उमस भरी गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में डायरिया अपने लगातार पैर पसार रहा है। वायरल डायरिया की चपेट में आकर अभी तक एक बच्चे की कानपुर में मौत हो गई है। वहीं 2-3 दिन में हर रोज 10 से 15 बच्चे कानपुर के एलर्ट अस्पताल में बाल रोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। कानपुर एलर्ट अस्पताल में बाल रोग विभाग के डॉक्टर यशवंत राव ने बताया कि बच्चों के साथ इस समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे अधिक इस बात का ध्यान देना चाहिए कि दस्त आने के बाद अगर बच्चा सुस्त हो तो सतर्क हो जाएं। बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना होने दें। साथ ही साथ बच्चे को लगातार ORS घोल देते रहें। अधिक तबीयत खराब होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि पानी की ज्यादा कमी से किडनी प्रभावित हो जाती है, जिससे जान का खतरा भी हो सकता है। चित्रकूट के शहर कोतवाली इलाके के ईटा मंडी से है, जहां देर रात शराब के नशे में गैंगस्टर और बालू माफिया के बीच गोलियां चली हैं। वहीं गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गैंगस्टर के आरोपी मनोज पिलोहा और बालू माफिया रवि मिश्रा के बीच पुरानी रंजिश को लेकर पहले तो फोन से कहासुनी हो गई, जिसके बाद बालू माफिया रवि मिश्रा गैंगस्टर के अपराधी मनोज पिलोहा के घर पहुंच गए, जहां उसे देखते ही मनोज पिलोहा के गुर्गों ने रवि मिश्रा पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे इस घटना में रवि मिश्रा सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने हालात को देखते हुए तीनों को हायर सेंटर प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। वहीं गोंडा में जिला एक उत्पाद योजना के नाम पर अनुदान देने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। इस योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र और बैंक अफसरों ने मिलीभगत से एक ऐसे व्यक्ति को लोन दे दिया, जिसका संचालन सिर्फ कागजों पर किया जा रहा है। लोग लोन देने से पहले ना तो किसी तरह का सर्वे किया गया और ना ही कई जरूरी औपचारिकताएं ही पूरी की गई। इंडिया न्यूज की टीम ने अनुदान लेने वाली एक ऐसी ही यूनिट का रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए का लोन लेकर ट्रेडिंग बिजनेस में तब्दील करने वाले कारनामे से साफ हो गया कि जरूरतमंद युवाओं को रोजगार सृजन के लिए आर्थिक सहायता देने के नाम पर सरकारी धन का किस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है। इस यूनिट की सच्चाई सामने आने के बाद अब अफसर भी इस पर
पर्दा डालने की कोशिश में लग गए हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना अंतर्गत जनपद में मक्का और दलहन को चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 30 लाख मार्जिन मनी समस्त उद्यमियों को दे दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमको कुल टारगेट 32 का मिला हुआ है। 32 के सापेक्ष हमने 42 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को ऋण स्वीकृत हेतु भेजा है। 42 आवेदन पत्रों में से 7 आवेदन पत्रों पर सैंक्शन की कार्रवाई की जा चुकी है। शेष के लिए हम जनपद स्तर से फॉलो कर रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में समस्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु हम विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं। गोंडा में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही ओडीओपी योजना के तहत में एक फर्जीवाड़ा सामने आया। इस वक्त हम गोंडा के रानी बाजार स्थित उमराव पैलेस में हैं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक लाभार्थी जिसको बैंक के द्वारा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 15 लाख रुपए की योजना के तहत जो है लोन दिया गया है और उस लोन के तहत यहाँ पर जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि दाल और मक्का, उसके जरिए यहाँ पर एक जो है बाकायदा फैक्ट्री होनी चाहिए थी, लेकिन फैक्ट्री तो यहाँ नहीं है। उसकी जगह एक दुकान है जिसका शटर डाउन है, बिजली का मीटर लगा हुआ है, जिसका नाम यहाँ पर वैष्णव प्रसंदन है, जिसको दुर्गा प्रसाद के नाम से दुकान होनी चाहिए थी, जो कि कागजों में जो है जिला जो उद्योग केंद्र है उसमें जो अपना ब्यूरो दिया है वो इस स्थान का दिया है और इसी पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 15 लाख का लोन दिया हुआ है। और यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि जिले भर में ऐसे बेरोजगारों को रोजगार से उन्हें बैंक के द्वारा जो है लोन दिया जा रहा है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और जो सरकार की योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उसको सफलता मिले और लोग स्वयं से जुड़ करके कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर होते हुए अपने आप को और दूसरों को रोजगार दें। इस दुकान के माध्यम से जिसे फैक्ट्री कहा जा सकता है, दाल की फैक्ट्री, उसके जरिए जो कागजों में है वो 17 लोगों को रोजगार देने की है, जिसकी हकीकत इंडिया न्यूज ने अगर आकर देखी है तो यहाँ पर फैक्ट्री तो नहीं है, एक दुकान है जिसका शटर डाउन है और यहाँ पर कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा है जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर जो सरकार के पैसे हैं, जो आम आदमी का पैसा है, उसको किस तरह से चूना लगाया जा रहा है और इस पूरे विषय पर अब जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी क्या कहते हैं ये देखने की बात होगी। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बहराइच पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने एटीएस को देवबंद और संवेदनशील जिलों में स्थापित किए जाने को लेकर कानून व्यवस्था ठीक करने की जरूरत होगी, वहां काम किया जाएगा, ऐसा जिक्र किया गया। कई मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी संजय मिश्रा ने गृह राज्य मंत्री से खास बातचीत की, जरा सुनिए। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत बहराइच पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। इस समय एटीएस को लेकर के सरकार में काफी आदेश चल रहा है, काफी निर्देश चल रहा है और एटीएस का जो विंग है वो जगह जगह स्थापित किया जा रहा है। सर, एटीएस जो है इस समय उन जिलों में स्थापित की जा रही है जहां पर इस समय काफी संवेदनशीलता बढ़ी है और कई ऐसी चीजें दिखाई पड़ी है वहां पे एटीएस है। देखिए, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जहां पर भी हमारी सरकार को हमारी एजेंसियों की जहां जरूरत होगी उसको हम करेंगे। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके समय में मैं विधानसभा में भी था, मुख्तार अंसारी का दरबार विधानसभा में लगता था। आज मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश ना आना पड़े इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। एजेंसियां इसीलिए हैं कि कानून व्यवस्था स्थापित हो, वो काम। क्या एटीएस को एजुकेशन सिस्टम पे भी क्या लगाने की स्थिति है आपकी? नहीं, अभी जो भविष्य की योजनाओं के विषय में अभी क्या बताएं, काल्पनिक सवालों का क्या जवाब है। तो ये थे अजय मिश्रा उर्फ तेरी जी जो इस समय गृह राज्य मंत्री हैं और ये बहुत बेबाकी से इन्होंने अपने सवालों का जवाब दिया है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से जहां पर भी हमें आवश्यकता होगी वहां पर हम इन एटीएस को लगाएंगे और जो एटीएस की जो विंग होगी उसको लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से एटीएस को लेकर के और तमाम तरह की बातें जो कही जा रही हैं, देवबंद हो चाहे बहराइच हो या श्रावस्ती हो, एटीएस की जो स्थापना की एटीएस की जो बात कही जा रही है उसको लेकर के पूरी तरीके से मंत्री जी ने स्थिति साफ कर दी है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। आगे बढ़ते यूएन की मेंबर डॉक्टर बरखा वर्षा जो अफगानिस्तान में काफी दिनों तक रहकर आई हैं, उन्होंने वहां पर महिलाओं के हालातों को लेकर इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। बुर्के से लेकर महिला एंकर को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि उनकी टीम वहां पर काम कर रही है और महिलाओं के लिए सुधार के लिए प्रयास कर रही है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर बरखा वर्षा जी मौजूद हैं जो यूएन की मेंबर भी हैं और जो अफगानिस्तान में हालात थे उनको अपने आप अपनी नजरों से देख कर आई हैं। क्या कुछ हालात थे वो सीधे हम उनसे बात कर लेते हैं। मैम, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। जो कुछ वहाँ हुआ बेहद दुखद, हम सब देख रहे हैं।
आगे हम आपसे महिलाओं को लेकर भी सवाल पूछेंगे। आप खुद एक महिला हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप पीएचडी हैं। क्या कुछ आपने वहाँ देखा? सबसे पहला सवाल। जब 1 महीना पहले वहाँ गई थी तो हालात थोड़े से बेकाबू थे कि कहीं-कहीं पर दूर-दूर काबुल से अलग प्रोविंसेस में ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, फाइट चल रही थी और ये एक आम था। मतलब मैं 4 सालों से वहाँ काम कर रही हूँ तो शायद मैंने एक भी महीना ऐसा नहीं देखा जब वहाँ पे ब्लास्ट ना हुए हों या कभी उन्होंने गोलीबारी ना की हो, लोगों को टॉर्चर ना किया हो अपने तौर तरीके से, उनको एक दहशत का माहौल ना बनाया हो। 1 महीना भी मैंने ऐसा नहीं देखा था। लेकिन पिछले 15 दिन के अंदर उन्होंने जिस रफ्तार से पूरे अफ़गानिस्तान को कैप्चर किया, एक दिन में 3-3 प्रोविंसेस को वो लोग कवर करते थे और जंग होती ही नहीं थी। तो लोगों में एक दहशत का माहौल उसी समय से बनना शुरू हो गया था और बहुत सारे लोगों ने उसी समय वीज़ा अप्लाई किया और बाहर निकलने लगे और कुछ लोग नहीं भी आ पाए, अभी भी वहाँ रह गए। तो लोगों को ये तो अंदाज़ा था कि ये आने वाले पे भी हमला तो नहीं कहेंगे, काबुल को भी ये लोग कवर कर लेंगे, वहाँ पे भी कैप्चर हो जाएँगे। लेकिन उस डर जिन्होंने अब से 20 साल पहले वो दहशत देखी थी, वो डर देखा था, वो दर्द देखी थी, तकलीफ़ें देखी थी, वो उन लोगों के ज़हन में थी और उसी वजह से उनको ये था कि बस हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएँ। कुछ लोग बाहर भी आ पाए अफ़गानिस्तान से लेकिन ज़्यादातर नहीं भी आ पाए और लोगों में ये एक डर था लेडीज़ में ख़ास तौर से कि अब हम ऑफ़िस नहीं जा पाएँगे, वो लोग यहाँ आएँगे तो हमें उनके तरीके से जीना होगा, इतनी पढ़ाई-लिखाई करी अब उसका क्या होगा? वही वही मेरा अगला सवाल भी था। जैसे आपने कल देखा होगा कि बुर्का को लेकर क्या चल रहा है। ये आपने देखा होगा कि जो एंकर्स हैं, महिला एंकर्स जो टीवी चैनल्स में होती हैं, उनके लिए पाबंदी की तैयारी कर दी गई है। शायद एक लिस्ट माँगी है जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में महिलाएँ काम करती हैं, उनकी लिस्ट माँगी है। तो बतौर एक महिला, इस दर्द को आप कैसे बयाँ करती हैं? कुछ महिलाओं से भी आपकी बात हुई? जी, मेरी लगभग रोज़ ही सबसे बात हो रही है। बहुत सारे लोग हैं मेरे टीम मेंबर्स भी हैं और तमाम लोग हैं। उनसे मेरी अक्सर बात हो रही है। वो लोग वहाँ से मुझे वीडियो कॉल भी करते हैं कभी-कभी और वो एक ही बात और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।